नमस्कार। जी नमस्कार। दिनेश जी, कोरोना महामारी को लेके जिस तरह से आपकी सरकार काम कर रही है, प्रदेश की विशालता को देखते हुए, उसके ज्योग्राफिकल क्षेत्रफल को देखते हुए, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ़ है। लेकिन एक मोर्चे पर क्या वजह है कि बार बार आप लोगों के आदेश निर्देश के बावजूद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उतना सेंसिटिव नहीं दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर से माइग्रेंट वर्कर्स के सवाल पर। आज ही जो हादसा हुआ है उससे एक बात साबित हो रही है कि आपका आरटीओ डिपार्टमेंट और आपका लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों उस तरह का विजिलेंट नहीं है जिस तरह की चौकसी और एक संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। नहीं, देखिए, पूरी तरीके से सरकार ने चुस्त दुरुस्त रहने के आदेश दिए हैं और प्रत्येक जगह पर इसके सकारात्मक रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। कुछ जगह ऐसे थे जहां पर ये दुखद हादसा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तत्काल इस पर कार्रवाई की है। अगर आप औरैया का ही विषय लें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित रूप में जो 2 थाने उसमें आते थे बॉर्डर के, उनके एसएचओ को निलंबित किया है। मथुरा और आगरा के जो एसएसपी हैं और एएसपी हैं उनसे, और एडीजी हैं, आईजी हैं, इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। परिजनों को 2-2 लाख रुपया जो मृतक हैं उनके परिजनों को दिया गया है और साथ में 50,000 रुपया जो घायल हैं उनके लिए सरकार ने देने की बात कही है। ये दुखद हादसा है, नहीं होना चाहिए था। इसमें जिनकी भी लापरवाही होगी उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये अचानक एक खड़ी गाड़ी से दूसरी गाड़ी लड़ जाने से इस प्रकार, और सरकार इस प्रकरण की भी जांच करा रही है प्रदेश में और कहीं ऐसे घटनाएं ना हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है सभी श्रमिकों से, जो प्रवासी श्रमिक हैं, कि थोड़ा संयम रखें और विश्वास करें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में हम लाए हैं। हम सुरक्षित उनकी यात्रा के लिए 200 से ऊपर बसों को हमने जिलाधिकारियों के सुपुर्द कर रखा है और ट्रेनें भी चलाई गई हैं। 400 के आसपास ट्रेनें उत्तर प्रदेश ने मांगी हैं और हम रेल के माध्यम से भी, बसों के माध्यम से भी उनकी सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसलिए घबराएं नहीं, थोड़ा सा रास्ता देखें, थोड़ा समय का इंतजार करें। हम अपने श्रमिकों को किसी प्रकार से परेशान नहीं होने देंगे, ये सरकार की नियति है। और मुझे कहने में एक अफसोस भी होता है माननीय वासेन जी, आज कुछ राजनेताओं ने इस दुखद हादसे पर भी रोटियां सेकने का काम किया है। एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, वो बोलते हैं कि ये हत्या है। आप लोग ताज्जुब करेंगे कि आज इस प्रकार की जो घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, उनको भी हत्या का नाम देकर और इस संक्रमण काल में विपरीत बातों को कह के एक हास्यास्पद स्थिति को विपक्ष के कुछ नेता प्रस्तुत कर रहे हैं। सरकार के कार्यों में सहयोग करना चाहिए, श्रमिकों के लिए उनके सकारात्मक रुख होना चाहिए, न कि इस नकारात्मक रुख के माध्यम से आज संक्रमण काल में भी लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये एक दुखद प्रसंग है और सरकार हर तरीके से सुरक्षा के इंतजाम कर रही है और प्रत्येक जिलाधिकारियों को सतर्क रहने का और श्रमिकों को लाने के लिए सुरक्षित बसों के जहां जहां पर इंतजाम रखे गए हैं उनको करने के आदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं। डॉक्टर साहब, जो समस्या हम लोग समझ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, सड़कों से जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं या फोटोग्राफ्स देखने को मिल रहा है, उसके आधार पर लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इंतज़ाम किया था माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो जो इंतज़ाम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए थे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में फंसे माइग्रेंट वर्कर्स को लाने के लिए उत्तर प्रदेश में, वह व्यवस्था तो पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। ये जो हादसे हो रहे हैं, ये अचानक उन मजदूरों के
आने के वजह से हो रहे हैं, जो कि दूसरे राज्यों के मजदूर हैं ज़्यादातर, और उत्तर प्रदेश से हो के वो बिहार या बाकी पड़ोस के राज्यों में जाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी इंतजाम किया गया है माइग्रेंट वर्कर्स को लेके, निश्चित रूप से देश में एक मिसाल है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इतने राज्यों से मजदूरों को लाना और उनको हर तरह से उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके उनको भोजन मुहैया कराना, उनको उनके घर तक पहुंचाना, निश्चित रूप से बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था जो कि राज्य सरकार कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल उठ रहा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर। राज्य सरकार की नीयत, राज्य सरकार की नीति और राज्य सरकार के उस कमिटमेंट पर सवाल नहीं है। सवाल ये है कि राज्य सरकार की तरफ से, या हम कहें कि राज्य मुख्यालय की तरफ से जो भी आदेश जारी हो रहे हैं उसको लोकल लेवल पर उतना प्रभावी ढंग से उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। तो आखिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदेही क्यों नहीं तय हो रही है? ऐसे जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई कि एक के बाद एक इस तरह के हादसे हो रहे हैं और सबको मौका मिल रहा है सरकार की आलोचना करने का है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, मीडिया हो, या आप लोग खुद इस बात को लेकर इतने चिंतित हैं? नहीं, देखिए, 2-3 जगह की घटनाएं लापरवाही की प्रकाश में आई हैं, वहां पे सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। आप औरैया का ही प्रकरण लीजिए, घटना के 1 घंटे के अंदर वहां 2 जो एसएचओ थे वो निलंबित कर दिए गए, और मथुरा और आगरा के अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। सरकार चैतन्यशील है और त्वरित कार्रवाई कर रही है। प्रश्न यहाँ पर आता है कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट जाती हैं जो प्रत्याशित नहीं होती। एक खड़ी हुई गाड़ी पे जाकर दूसरी गाड़ी लड़ जाए, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन सरकार ने जरूर ये किया है कि हम बसों से लोगों को लाएंगे, ले जाएंगे, उनके खाने का, उनको क्वारंटीन कराने का, उनके होम क्वारंटाइन का पूरी व्यवस्था सरकार ने करने की चेष्टा की है। हम उनका मेडिकल चेकअप भी कराते हैं और उनको ठहरने का इंतज़ाम भी कराते हैं। अगर ट्रेन से आते हैं तो बसों से लेकर जाने की व्यवस्था भी करते हैं। अब दूसरे प्रदेशों को जाने वाले कुछ जगह की ये घटनाएं घटी हैं, ये नहीं घटना चाहिए था, लेकिन सरकार ने दूसरे प्रदेशों से आग्रह किया है कि वो जो हमारे उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं उनको उनके भोजन का, उनके रहने का व्यवस्था करें। कुछ जगहों पर शिकायत मिलती है, कुछ प्रदेशों पे तो श्रमिक वहां से भागने लगते हैं। ये उन प्रदेशों में और श्रमिकों के बीच सामंजस्य न होने के कारण होता है, और ऐसी स्थिति में हम फिर से यही अपील करेंगे कि हम अपने किसी भी नागरिक को कष्ट नहीं होने देंगे। कहीं भी होगा हम उसको लाने की व्यवस्था करेंगे। दिनेश जी, दूसरा महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है आगरा। आगरा को लेके आगरा के मेयर ने खुद एक पत्र लिखा था और आपको भी उस पत्र की कॉपी भेजी गई थी, शासन को भेजी गई थी। उस पत्र में कई हफ्ते पहले उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि अगर आगरा में समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, प्रिवेंशन नहीं किया गया तो आगरा की स्थिति नियंत्रण से निकल जाएगी और वहाँ कोरोना महामारी का सबसे विभत्स रूप देखने को मिल सकता है। क्या वजह है कि अभी तक आगरा के जिला प्रशासन, चाहे वो डीएम हो या और भी जो जवाबदेह अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई? तमाम आरोपों के बावजूद कई हफ्ते बाद वहां का सीएमओ बदला गया और अभी भी खबरें बार बार आती हैं। स्थिति दूसरी प्रकार की है जी, आगरा की स्थिति दूसरी प्रकार की है, क्योंकि जो शुरुआत में आगरा की स्थिति भी सामान्य थी और आगरा की स्थिति में लोगों ने आगरा मॉडल कह के आगरा की व्यवस्था की प्रशंसा करी थी। तब यही जिला प्रशासन, यही सारा प्रशासन था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना तब घटी जब कुछ जमात के पॉजिटिव लोग भारी संख्या में आगरा में आ गए, और आगरा में आने के बाद में आगरा के आसपास के जिले के भी जो पॉजिटिव केसेस थे, जैसे हाथरस के, सिकोहाबाद के, फिरोजाबाद के, तो इनको भी आगरा भेजे जाने लगा। और जो निजी अस्पताल, एक पारस करके हॉस्पिटल था, वहाँ पर लापरवाही हुई और उसके कारण भी तमाम लोग पॉजिटिव पाए गए।
आज आगरा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य हैं उनको भेजा है, अपर मुख्य सचिव IT और उद्योग जो आलोक कुमार जी हैं उनको वहाँ पर भेजा गया है, एक IG पुलिस को भेजा गया है। आज आगरा में स्थिति पहले से बेहतर है। डॉक्टर साहब, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या हो रहा है, किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो या जो सेकेंडरी एजुकेशन हो, उसमें इस महामारी की वजह से जो छात्रों का नुकसान हुआ है, पढ़ाई का, एकेडमिक कैलेंडर का, समय से रिजल्ट आने का, वो उसको किस तरह से आप स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं वासेन जी, शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना संक्रमण एक नकारात्मक तथ्य है, लेकिन इसका अगर सकारात्मक पक्ष कोई हम ढूंढना चाहें तो वो शिक्षा के क्षेत्र में मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो हमने जो हमारी परीक्षाएं थी हमने फरवरी में ही संपादित करा दी थी, मार्च के प्रथम सप्ताह में, और हमारी परीक्षाएं समाप्त हो गई थी, उनका मूल्यांकन बाकी था, जो आज हमारा मूल्यांकन चल रहा है हाई स्कूल और इंटर का। जो हमारा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होना था, आप माने कि जैसे होता है कि हम बहुत चाहते तब भी हम इस स्पीड से काम नहीं कर सकते थे, लेकिन कोरोना के संक्रमण काल में हमारे जो विद्यालय हैं उनमें जो सेकेंडरी एजुकेशन के क्षेत्र में उनमें व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस बड़ी सफल हुई हैं। ऑनलाइन एजुकेशन जो है, ई लर्निंग एजुकेशन को लोगों ने बड़े चाव से और बड़े उत्साह के साथ किया है। आज 75% विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुआ है, और इतने कम समय में हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग को मैं बधाई देना चाहूँगा कि भारत सरकार से अनुरोध करके एक नया चैनल स्वयं प्रभा चैनल को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश सरकार ने, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सफलता प्राप्त करी। आज स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को भी कक्षाएं लग रही हैं। ऐसे ही हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जूम एप्लीकेशन से या गूगल के एप्लीकेशन से, NIC के एप्लीकेशन से पढ़ाई का दौर बड़ी तेजी के साथ में चल रहा है। सैकड़ों की तादाद में, या मैं कहूँ कि हजारों की तादाद में ई कंटेंट तैयार किए गए हैं, और ऐसे ही सेकेंडरी एजुकेशन में भी हमारे 150 से ऊपर अध्यापक स्वयं से अपने लेक्चर, उन्होंने अपने स्टूडियो में हमारे उनके लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किए गए, और उनके माध्यम से आज स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से वो लेक्चर दे रहे हैं। वैसे ही तमाम ई कंटेंट्स हमारे हुए, शोध के कार्य हुए, तमाम शोध पत्रों का प्रकाशन भी हुआ। ये दौरान एक नए प्रकार की एजुकेशन सिस्टम, जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, वो इजाद हुआ, मैं कह सकता हूँ। इजाद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको बहुतायत लोगों ने इसको स्वीकार किया और अपनाया। तो आज जो शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी होती कि पढ़ाई नहीं हुई, तो अब हम ये नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि पढ़ाई बहुत अच्छी और बेहतर तरीके से कराई गई है। हमारी मूल्यांकन हो रहा है, हम समय से रिजल्ट भी निकालेंगे। हमारा रिजल्ट निकलने के बाद में हमारा प्रवेश कार्य भी समय से होगा। हमारा सत्र अनियमित नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सत्र 3 वर्षों में हम बड़े मुश्किल से उसको नियमित करके ला पाए हैं। पिछले सरकारों में ये अनियमित चल रहे सत्र थे, इनको हम चाहे सेकेंडरी एजुकेशन के स्तर पे हो, चाहे हमारा आज हायर एजुकेशन के सिस्टम पे हो, हमारे सारे सत्र नियमित हैं, और हम 220 दिन की पढ़ाई सेकेंडरी में, 180 दिन की पढ़ाई हायर एजुकेशन में बड़े आसानी के साथ करा रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि कोरोना संक्रमण के बावजूद हमारा जो सत्र का नियमितीकरण है वो स्थायित्व के दौर पर चलेगा, और उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। हमने जो सेकेंडरी एजुकेशन पे अभिभावकों को नुकसान ना हो, इसके लिए ये ऑर्डर जारी किया कि अभिभावकों से या छात्रों से वाहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो 1 माह का ही शुल्क लेंगे, 3-3 माह का जो एडवांस शुल्क विद्यालय लेते थे वो नहीं लेंगे। साथ में हमने ये भी किया कि जो 6, 7, 8, 9 और 11 की कक्षाओं के विद्यार्थी थे उनको हमने प्रमोट किया, और साथ में ये तय किया कि कोई भी इस वर्ष 2020-21 में कोई भी विद्यालय किसी प्रकार का शुल्क नहीं बढ़ाएगा। जो 2019-20 में शुल्क था वही शुल्क 2020 और 21 में भी लिया जाएगा। तो ये शैक्षिक जो सुधार हैं उनको करने में हमें एक सफलता मिली है,
और जिसकी वजह से एक है। डॉक्टर साहब, एक आशंका ये जाहिर की जा रही है कि ये जो व्यवस्था आपने की है ई एजुकेशन या ऑनलाइन क्लासेज की, ये शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा कारगर है, देहाती क्षेत्रों में उतना इफेक्टिव नहीं है। और दूसरा, मेडिकल एजुकेशन मैंने को प्रारंभ लेके में ही दो चीजें कही हैं। डॉक्टर साहब, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि प्रारंभ में हाँ, आप बोलिए। मैंने प्रारंभ में कहा कि हम व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस कर रहे हैं जिसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक है। आज व्हाट्सएप का प्रयोग गाँव में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा, हमने कहा कि हम टेलीविज़न के माध्यम से, स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। हम अपना चैनल सेकेंडरी एजुकेशन का, माध्यमिक शिक्षा का अपना चैनल हम लॉन्च किए हैं। और तीसरा, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से भी हम लोग पढ़ाई को प्रारंभ करने में सफलता हमें मिली है, वो छोटे क्लासेस में। डॉक्टर साहब, दूसरा, मेडिकल एजुकेशन को लेके भी थोड़ी चिंता है उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेज ज़्यादातर बंद पड़े हैं। जो वहाँ पढ़ाने वाले टीचर हैं मेडिकल एजुकेशन के, उनके पास कोरोना महामारी के मद्देनज़र पीपीई किट वगैरह नहीं है, इसलिए वो क्लासेज नहीं ले रहे हैं। और स्टूडेंट्स भी जाने में डर रहे हैं क्योंकि उनके पास उस तरह की सुविधा नहीं मिल रही है कि वो पीपीई किट वगैरह लेके जाएं। तो इसके बारे में कोई चिंतन चल रहा है कि किस तरह से मेडिकल एजुकेशन को भी स्ट्रीमलाइन किया जाए और उसको थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाए? देखिए, पीपी किट की कोई भी कमी नहीं है और इसको उपलब्ध कराया गया है। ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन उनके वेबिनार और उनके शोध कार्यों का परीक्षण निरंतर चल रहा है। जहां कमी होगी सरकार उससे पूरा करेगी। अच्छा, एक खबर ये आ रही है उत्तर प्रदेश से कि कुछ सरकारी विभाग हैं, खास तौर से निगम वगैरह, जिनमें कि कर्मचारियों को तनख्वाह शायद नहीं मिल पा रहा है, जबकि दूसरी तरफ कि रिलीफ फंड में उनके एमडी और उनके सेक्रेटरी विभागीय सैलरी काट के और जमा कर दे रहे हैं। तो क्या इसमें सच्चाई क्या है? सैलरी रिलीज हो गई या किसी वजह से रुकी है अभी ऐसे विभागों की कोई सूचना? अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। हमारी कोशिश है कि संक्रमण काल में सभी को वेतन का भुगतान हो। हमने तो निजी क्षेत्रों में भी वेतन के भुगतान के लिए ऑर्डर्स किए हैं। और जैसे एजुकेशन में भी सारे विद्यालयों को हम लोगों ने निर्देश किया है कि किसी की भी सैलरी रोकी ना जाए। वित्तविहीन शिक्षकों की का जो वेतन है वो उन्हें अवश्य दिया जाए। वैसे ही सारे निगम और बोर्डों में भी हमारे आदेश हैं कि किसी की सैलरी रोकी नहीं जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आर्थिक संकट तो नहीं है किसी तरह का उत्तर प्रदेश सरकार को? केंद्र से जितना मदद मिलनी चाहिए सब मिल रहा है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सुरेश खन्ना जी से बात हो रही थी, जो आपके वित्त मंत्री हैं, तो उनका ये कहना था कि जितना शेयर मिलना चाहिए उनका जीएसटी का और बाकी चीज़ों का, उसके मुकाबले बहुत कम धनराशि केंद्र से राज्य को मिल रही है। देखिए, केंद्र और प्रदेश एक दूसरे के पूरक हैं और इनमें किसी प्रकार का व्युत्क्रम उत्पन्न नहीं है। ये बात सही है कि आर्थिक स्थितियां हमें और बेहतर करने की आवश्यकता है और हमने इसीलिए अपनी क्रियाविधियों को प्रारंभ किया है। आप देख रहे हैं कि हमने निर्माण कार्यों को शुरू किया है, हमने रजिस्ट्री प्रारंभ करी है, छोटे छोटे उद्योगों धंधों में हमने काम किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हमने शुरू किया है, कुछ ऑफिसेस हमने खोले हैं, कुछ जो दुकानें हैं उनको भी हमने खोलने का काम किया है। हमारा मकसद यही है कि हम अपनी आर्थिक विपन्नता को दूर करने में जो आधुनिक साधन संसाधन है उनका उपयोग करें। केंद्र के सामने वही संकट है जो उत्तर प्रदेश के सामने संकट है, इसलिए हम लोग एक दूसरे का पूरक बनकर काम कर रहे हैं। हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है केंद्र उसको पूरा करने में आगे बढ़कर आता है, इसलिए हमें उसे अपेक्षा है कि वो हमारी सारी अपेक्षाओं को पूरी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जनतंत्र टीवी से बात करने के लिए। आभार आपका, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका।